अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हमने लेक्चर के अंदर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा का टॉपिक डिस्कस किया था। तो इसको थोड़ा हमने जल्दी में प्रैक्टिस कर लिया था, मतलब मैंने आपको करके दिखा दिया था। तो होपफुली आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया है, और जिन लोगों ने नहीं किया वो इसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपने पूछ लेना है, ठीक है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में हमने क्या पढ़ा जी कि एक्सेल की किसी वर्कशीट के डाटा को हम सेव एज करके किस तरह से CSV या TXT में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का डाटा एक्सपोर्ट होके हमारे पास आया है, रिसीव हुआ है, तो उसको हमने एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कैसे करना है। क्लियर है जी। तो ये बुक के अंदर सारे वही स्टेप्स जो कल हमने प्रैक्टिस किए थे वो लिखे हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इसमें तीनों इंपोर्ट विजिट के अंदर तीनों स्टेप्स के ऊपर हम क्या क्या बताते हैं एक्सेल को, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। एक यहाँ पे टॉपिक छोटा सा लिखा हुआ है फिक्स विड्थ, ठीक है। फिक्स विड्थ का डाटा होता है कि जिसमें कोई टैब या कॉमा टाइप डिलिमिटर यूज़ नहीं हुआ होता, लेकिन हर रो के अंदर जो करैक्टर होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, ठीक है। मतलब अगर पहली रो में 12 करैक्टर हैं तो दूसरी रो में भी 12 करैक्टर होंगे। तो ऐसे डाटा को भी हम पोजीशन स्पेसिफाई करके कि 2 करैक्टर्स के बाद या 3 करैक्टर्स के बाद हमने डाटा को सेपरेट करना है, तो हम मैनुअली बता देते हैं फिर, ठीक है, जब वैल्यूज़ के दरमियान में सेपरेटर यूज़ ना हुआ हो तो, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसको हम साथ एक्सेल ओपन कर लेते हैं। फिक्स विड्थ का डाटा सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई CSV या TXT फाइल टाइप टेक्स्ट फाइल आई है, लेकिन उसमें 2 वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए कोई डिलिमिटर यूज़ नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा डाटा आ गया हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है 12 सॉरी 12 लिखा हुआ है जी, फिर इसमें फॉर एग्जांपल जनवरी लिखा हुआ है और फिर 2023 लिखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप का अगर हमारे पास डाटा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा 12 जनवरी 2023 इस तरह का डाटा है हमारे पास। और ये मिसाल के तौर पर हम इसको फिल हैंडल से नीचे कॉपी कर लेते हैं। इस तरह का डाटा हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल में आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए जो सेल A1 में वैल्यू है उसमें 12 जनवरी 2023 लिखा हुआ है। तो हम जब उसको एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते वक्त हमें अगर रिक्वायर्ड है कि हम 12 को अलग सेल में, जनवरी के वर्ड को अलग सेल में और 2023 को अलग सेल में करना चाहते हैं, अलग कॉलम में मतलब, तो ऐसे डाटा को जब हम इंपोर्ट विजिट के थ्रू इंपोर्ट कर रहे होंगे तो हम उसको सेपरेट कर देंगे 2 करैक्टर्स के बाद। लेफ़्ट साइड से पहले 2 करैक्टर 1 2 वाले, इसको हम यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, और फिर 3 करैक्टर जो JAN के लिखे हुए हैं इसके बाद भी हम उसको ब्रेक कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं हम फिक्स विड्थ का डाटा। मतलब कि देखें जो विड्थ डाटा का जो साइज़ A1 सेल में है वही A2 में भी है, A3 में भी सेम है लेंथ, ठीक है। मतलब जितने करैक्टर पहले सेल में हैं उतने ही दूसरे में, उतने ही तीसरे में। तो ऐसे डाटा को भी हम मैनुअली स्पेसिफाई करके कि ब्रेक किस जगह से करना है, किस पॉइंट से ब्रेक करना है, 1 करैक्टर के बाद, 2 करैक्टर के बाद, 3 करैक्टर के बाद। तो ऐसी एक टेक्स्ट फाइल बना के फिक्स विड्थ की, उसको भी आपने इंपोर्ट विजिट के थ्रू एक्सेल के अंदर डाटा को इंपोर्ट करके आपने ये सीखना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, थर्ड स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे, डाटा को ब्रेक कर देंगे अपनी मर्ज़ी की पोजीशन से, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं हम फिक्स विड्थ का डाटा। तो एक छोटा सा मतलब टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक हो गया। बाकी वही चीज़ें जो कल हमने डिस्कस कर ली थी। एक्सपोर्टिंग डाटा का मतलब है कि एक्सेल में लिखा हुआ डाटा उसको सेव एज कर दें CSV या TXT में, ठीक है जी। आज हम जो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फाइंड एंड रिप्लेस डाटा। एक्सेल के अंदर हमने काम किया, शीट के अंदर बहुत सारा डाटा है और उस डाटा में से
कुछ ख़ास टाइप की वैल्यूज़ को हम अगर फाइंड करना चाहते हैं, सम टाइम देखने के लिए या वेरीफाई करने के लिए हमें फाइंड करना होता है वैल्यूज़ को। क्लियर है जी? और सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें उन वैल्यूज़ को फाइंड करके किसी दूसरी वैल्यू के साथ रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। ठीक है, सम टाइम होता है कि हमने फिगर गलत एंटर कर दी। क्लियर है? सम टाइम ऐसा होता है कि स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से हमने क्या करना होता है, उस वैल्यू को जहाँ पे मिस्टेक हो गई है हमने उसको फाइंड करके सही वाली वैल्यू के साथ रिप्लेस करना होता है। क्लियर है? ये बड़ा यूज़फुल फंक्शन है, ये एक्सेल के अंदर टूल है फाइंड एंड रिप्लेस डाटा का। इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है जी। तो बुक के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी हुई है, आपने इसको साथ साथ प्रैक्टिस करना है। और हम इसको क्विकली क्या करते हैं, प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ठीक है, जब सामने आपके सारा मैं परफॉर्म करूँगा तो आपने फोकस करना है, इसको सीखना है। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक दफ़ा आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर हो गई जी? तो एक्सेल ओपन करते हैं जी साथ प्रैक्टिस के लिए, और एक नई शीट बना ली हमने, और इसमें हम क्या करते हैं जी, कुछ हम रियल डाटा ले लेते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर हम जी यहाँ बॉयज़ के नाम लिख लेते हैं। उस्मान है हमारे पास, आतिफ, और कौन है जी, कोई और नाम बताए? दानिया, स्पेलिंग बताइएगा। IAL, डैनियल, तलहा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ लोगों के नाम हैं। हम इसी को कंट्रोल R कर लेते हैं और इसी को कंट्रोल D भी कर लेते हैं। सॉरी, अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास देखिएगा कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, इसी के ऊपर हम फाइंड एंड रिप्लेस के फंक्शन को प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, तो अब मतलब आप अज्यूम करें कि रियल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा कि आपके पास कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नेम हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज के नेम हो सकते हैं, कुछ कोड्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है। वो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, टेक्स्ट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, या अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। क्लियर है? मतलब मेनली जो वैल्यूज़ की टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक होता है, देखिए 1 2 3, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और अगर ABC है तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, एक वैल्यू होती है ABC 1 2 3, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू की तीसरी टाइप होगी। क्लियर होगी? तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई जी। इसको हम क्या करेंगे, अब देखें हमारे पास होम टैब के अंदर रिबन के अंदर जो आखिरी ग्रुप है एडिटिंग के नाम से। ठीक है, होम टैब के रिबन में लास्ट ग्रुप है एडिटिंग के नाम से। इसके अंदर आपको फाइंड एंड सेलेक्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है। इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू के अंदर देखिएगा हमारे पास एक ऑप्शन है फाइंड की, फर्स्ट ऑप्शन, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F। ठीक है जी, और दूसरी ऑप्शन है रिप्लेस की। मतलब डाटा में से हो सकता है आपने आतिफ का नाम सिंपली सिर्फ फाइंड करना हो और देखना हो कि आतिफ का नाम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि सही लोकेशन के ऊपर, सही सेल में, सही रो या सही कॉलम में आतिफ का नाम लिखा हुआ है, वेरीफाई करने के लिए। तो सम टाइम हमें, हमारा पर्पज़ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सिर्फ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है। सम टाइम ये होता है कि जहाँ जहाँ आतिफ का नाम लिखा हुआ है वहाँ हमने रिप्लेस करके वहाँ पे हमने अब्दुल्ला का नाम लिखना है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो अगर सिंपली फाइंड करना है तो फाइंड की ऑप्शन, और अगर रिप्लेस भी करना है तो फिर रिप्लेस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब इन दोनों का जो बैक पे ऑप्शंस वाला डायलॉग बॉक्स है वो एक ही है। ठीक है, शॉर्टकट दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, कंट्रोल F से फाइंड, कंट्रोल H से रिप्लेस। तो इसमें देखें, अगर हम कंट्रोल F करेंगे या फाइंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इसी डायलॉग बॉक्स में जो इनेबल्ड, बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड हमारे पास टैब आएगी वो फाइंड की आएगी,
और अगर Ctrl+H या रिप्लेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट टैब एक्टिव मिलेगी हमें वो रिप्लेस की मिलेगी। क्लियर है जी? तो ये सिंपली डिफरेंस है, डायलॉग बॉक्स एक ही है। अच्छा जी, तो पहले हम सिंपली फाइंड करना सीखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डाटा है और इसमें हमने फाइंड करना है फॉर एग्जांपल आतिफ़ का नाम, तो हमने यहाँ पे आतिफ़ लिखा, फाइंड की ऑप्शन में आए और फाइंड व्हाट के बॉक्स के अंदर क्या आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, हमने आतिफ़ लिख दिया। क्लियर हो गया जी? और हमने फाइंड ऑल और फाइंड नेक्स्ट दो बटन नीचे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर फाइंड ऑल और फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट से क्या होगा कि हम वन बाय वन उस सेल के ऊपर वो उसको एक्टिव करेगा, जंप करके मूव करके आपको दिखाएगा। ठीक है, देखिए हमने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो A2 सेल एक्टिव हो गया, फिर मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो B2 सेल एक्टिव हो गया, फिर क्लिक किया C2 एक्टिव हो गया। ठीक है, फिर क्लिक किया D2 और फिर E2। ठीक है, तो वन बाय वन मतलब शीट में बहुत ज़्यादा डाटा हो सकता है और मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर आतिफ़ का नाम कहीं पे भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपको वन बाय वन हर उस सेल के ऊपर जंप करके आपको शो करवाएगी कि आतिफ़ का नाम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फाइंड ऑल पे अगर आप क्लिक करें तो फाइंड ऑल की दिखेगा। फाइंड ऑल के रिजल्ट्स में अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सपेंड कर लें, नीचे से ये माउस पॉइंटर लाएं एज के ऊपर, एरो का सिंबल बन जाएगा और इससे आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें रिज़ल्ट में आया है 5 सेल्स फाउंड। नीचे स्टेटस बार देखें, उसमें लिखा हो 5 सेल्स फाउंड, मतलब आपने फाइंड व्हाट में लिखा आतिफ़ और फाइंड ऑल कर दिया, अब उसने सारे रिज़ल्ट्स फाइंड कर लिए हैं। और कौन सी वर्कबुक है, मतलब फ़ाइल का नाम क्या है और उसकी शीट कौन सी है, शीट नंबर 2, और उसका सेल है A2, B2, C, D और E2। ठीक है, और उसमें वैल्यू क्या लिखी हुई, आतिफ़ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सारे रिज़ल्ट्स डिटेल में नज़र भी आ रहे हैं। आप इस रिज़ल्ट्स वाली शीट में से भी आप सिलेक्ट करके, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लास्ट वाला रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर दें, वो सेल को एक्टिव कर देगा। सेकंड लास्ट वाले पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो इस तरह वन बाय वन आप सारे रिज़ल्ट्स के ऊपर क्विकली जंप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये तो था सिंपली फाइंड। अब अगर आप अज्यूम करें कि डाटा के अंदर आतिफ़ नाम के 2 लोग थे और दोनों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, एक आतिफ़ असलम है और एक दूसरा आतिफ़ कौन है, अपनी क्लास वाला, कोई नहीं, आतिफ़ कोई नहीं, छोड़ गया छुट्टी पे। अच्छा, तो मतलब अगर डाटा में सेम नेम के 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फाइंड ऑल करेंगे, रिजल्ट्स में शो हो जाएगा कि आतिफ़ है और आतिफ़ के अलावा भी कोई बंदा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे स्पेस दे के हम आतिफ़ असलम ही लिख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के फेवरेट है, वही लिख लेते हैं। ठीक है जी, Ctrl+F करते हैं और फाइंड ऑल पे क्लिक किया हमने। अब फाइंड ऑल के रिज़ल्ट्स को ज़रा देखिएगा, इसमें सिंपली आतिफ़ नाम जो है वो भी सर्च होके आ रहा है 4 सेल्स में, और एक ऐसा सेल है जिसमें आतिफ़ असलम का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये उसको भी फाइंड करके ला रहा है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने सिर्फ आतिफ़ असलम को फाइंड करना है तो फिर आपको फाइंड व्हाट में आतिफ़ असलम लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, एक ऊपर ऑप्शंस का बटन है, क्लोज़ के बटन के ऊपर देखिएगा। ऑप्शंस के बटन पे अगर हम क्लिक करें तो फर्दर कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये नीचे वाला एरिया मैं फ़िलहाल हाइड कर रहा हूँ। अब मेनली हमने इन ऑप्शंस को भी समझना है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, हमने फाइंड व्हाट में लिखा आतिफ़, और अब आतिफ़ के सामने बिल्कुल देखिएगा फॉर्मेट भी है, फॉर्मेट की ऑप्शन भी है। डाटा में अगर आतिफ़ का नाम मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट सेल्स में लिखा हुआ है, आप जब डाटा कंपोज कर रहे थे आपने एक सेल को येलो बैकग्राउंड दे दिया, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, बोल्ड कर दिया या बैकग्राउंड कलर दे दिया, और वो आपने इसलिए दिया था कि आपको डाउट था कि आतिफ़ का नाम मैं ये जिस सेल में लिख रहा हूँ इसमें हो सकता है मुझे बाद में रिप्लेस करना पड़ जाए, सिर्फ उस एक सेल में, और आतिफ़ का नाम कोई 100 टाइम्स लिखा हुआ है एक ही शीट के अंदर, तो आपने एक को हाईलाइट कर दिया। तो फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि आप आतिफ़ का नाम सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसको फॉर्मेटिंग के साथ मिला के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया, D2 सेल में जो आतिफ़ का नाम लिखा हुआ है
इसको हमने जाके बैकग्राउंड कलर दे दिया, येलो बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है। तो अब देखें आतिफ़ का नाम वैसे E2 सेल में भी लिखा हुआ है, C2 में भी लिखा हुआ है और A2 में भी लिखा हुआ है, ठीक है। B2 में भी है लेकिन वो आतिफ़ असलम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है जी, कंट्रोल F करते हैं और हमने कहा आतिफ़ का नाम सर्च करो। अब अगर सिंपली इस तरह से सर्च कर लेंगे तो वो फिर सारे नाम ही सर्च हो जाएंगे, आतिफ़ असलम वाला भी हो जाएगा और जो हमने येलो बैकग्राउंड दिया वो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ येलो सेल वाला आतिफ़ का नाम सर्च करना है, आपको याद है कि मैंने येलो बैकग्राउंड दिया था लेकिन किस लोकेशन पे था वो सेल आपको याद नहीं है, तो आप क्विकली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या होगा, आतिफ़ का नाम लिखना होगा और आगे फॉर्मेटिंग बतानी होगी, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग में जी आप फॉर्मेटिंग सेट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स आ गया, फाइंड फॉर्मेट, और इसमें हम गए फिल में और फिल में जाके येलो कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेल के बैकग्राउंड में जो हम कलर फिल करते हैं वो फिल कलर की ऑप्शन होती है, ठीक है। तो हम फिल के डायलॉग बॉक्स में आए, टैब में सॉरी, और ये येलो कलर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ज़रा फाइंड वाले डायलॉग बॉक्स में देखिएगा, हमने फाइंड व्हाट में लिखा आतिफ़ का नाम सर्च करो, लेकिन प्रीव्यू में हमने फॉर्मेट सेट कर दिया येलो बैकग्राउंड, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अब आतिफ़ का नाम सिंपली सिर्फ नाम से सर्च नहीं होगा, फॉर्मेटिंग को भी उसने साथ एडिशनली ऐड कर दिया है, ठीक है। और अब हमने क्या किया जी, उसको फाइंड ऑल कर दिया। अब फाइंड ऑल का रिज़ल्ट देखिए जी, उसने सिर्फ एक सेल फाइंड किया है D2, क्योंकि ऊपर देखिए ना हमने क्राइटेरिया जो सेट किया फाइंड करने का वो चेंज हो गया है। क्लियर है जी, मतलब हमने कहा जी आतिफ़ का नाम सिंपली सर्च नहीं करना, जहाँ पे आतिफ़ के नाम के सेल का बैकग्राउंड कलर येलो है सिर्फ उस सेल को सिलेक्ट करो, उसको फाइंड करो, ठीक है। और फिर हम उसको यहाँ से जो भी उसको चेंज करना है, वेरीफाई करना है, कुछ भी करना हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। तो मतलब हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्शंस के फर्दर ऑप्शंस क्या होती हैं फाइंड और रिप्लेस के अंदर, ठीक है। फर्दर हम ये भी कर सकते हैं कि हमने ये काम पूरी वर्कबुक में से ये सर्चिंग करनी है या सिर्फ शीट 1 में से, शीट 2 में से या शीट 3 में से, ठीक है। तो हम मतलब शीट्स को या वर्कबुक को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर सर्चिंग का ऑर्डर रो बाय रो होना चाहिए या कॉलम बाय कॉलम होना चाहिए, ठीक है। मतलब सर्च करने का उसका जो स्टाइल है वो रो बाय रो हो या कॉलम बाय कॉलम हो, ठीक है। अगर आपका देखें ना डाटा कॉलम बाय कॉलम लिखा हुआ है, कॉलम वाइज वर्टिकली कंपोज्ड है, तो आपकी कोशिश होगी कि कर्सर सिर्फ वर्टिकली मूव करे, ठीक है, फाइंड नेक्स्ट में जैसे होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि रो वाइज सर्चिंग होनी चाहिए, पहली रो में जितनी दफ़ा भी आतिफ़ का नाम आया आपने वो सबको रिव्यू करना है, तो फिर आप ऑर्डर रोज़ का ले लेंगे। क्लियर हो गया। लास्ट पे ऑप्शन है जी कि आपने ये जो सर्चिंग करनी है, लुकिंग करनी है, ये कहाँ कहाँ से होनी चाहिए, सिर्फ फार्मूलाज में से या वैल्यूज़ में से या कमेंट्स में से, ठीक है। कमेंट्स का टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होते हैं, वही फंक्शन जो हम वो भी हमने पढ़ने हैं, जैसे इक्वल टू रोज़, इक्वल टू कॉलम्स, ठीक है। इस तरह के जो एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शंस या मैनुअली जो हम फार्मूलाज एक्सेल में लिखना सीखेंगे, उसके अंदर भी हमने कहीं आतिफ़ का नाम हो सकता है लिखा हो, तो उस फार्मूला से या उस वैल्यू में से या कमेंट्स हम एडिशनली किसी सेल के साथ हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, उन कमेंट्स में भी हो सकता है हमने आतिफ़ का नाम लिखा हो। तो जहाँ जहाँ आतिफ़ का नाम आप सर्च करना चाहते हैं आप बता सकते हैं कि किस शीट या पूरी वर्कबुक में से, और सर्चिंग का स्टाइल रो वाइज या कॉलम वाइज होगा, और सर्चिंग आपने करनी कहाँ से है। क्लियर हो गई। और नेक्स्ट देखिए जी, दो सेल हैं, दो चेक हैं हमारे पास, एक मैच केस का है। मैच केस की ऑप्शन क्या करती है कि आपने फॉर एग्जांपल डाटा में से आतिफ़ का नाम सर्च तो करना है, लेकिन वो है प्रॉपर वर्डिंग के अंदर। प्रॉपर वर्डिंग होती है कि पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल और बाकी स्मॉल लेटर्स में आतिफ़ का नाम लिखा हुआ है। एक है कि सारे लेटर्स स्मॉल हैं लोअर केसेस, और एक है कि सारा नाम अपर केसेस में कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो मैच केस का फंक्शन क्या करेगा, डाटा में से आपने ऊपर फाइंड व्हाट में जो लिखा है ना, जिस स्टाइल में लिखा है उसी स्टाइल को मैच करेगा, केसेस को, अपर एंड लोअर केसेस को मैच करेगा। अब देखें अगर आतिफ़ हमने ऊपर लिखा है और ए कैपिटल है, तो नीचे अगर आपने चेक मैच केस की कंडीशन साथ एडिशनली अटैच कर दी है तो फिर ये उसको भी अप्लाई कर देगा। और आप देखें हम फाइंड ऑल करते हैं तो ऊपर एरर आ गया जी,
यू कुडंट फाइंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, कि जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो डाटा में है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई सेल नहीं है डाटा में जिसमें आतिफ का नाम इस तरह से लिखा हो और सेल का बैकग्राउंड येलो भी हो और वो केसेस को मैच भी कर रहा हो। ठीक है, मतलब ए कैपिटल है और बाकी लेटर स्मॉल है, ऐसा कोई आतिफ नहीं है ना हमारे डाटा में लिखा हुआ, आतिफ का नाम ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए वो सर्च नहीं कर रहा। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, मैच इंटायर सेल कंटेंट। मिसाल के तौर पर आपने आतिफ का नाम सर्च करना है और आप चाहते हैं कि सिर्फ वो सेल सर्च हो गए हैं जिनमें पूरे सेल में सिर्फ आतिफ लिखा हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम ये देखें क्या करते हैं, हम क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेट हमने उड़ा दिया, मैच के इसका चेक भी नहीं लगाया। हमने कहा कि ये जो ऊपर आतिफ लिखा हुआ है इसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, जो हमारे डाटा में एग्जिस्ट कर रहा है आतिफ का नाम। ठीक है जी, तो हमने कहा आतिफ का नाम कैपिटल लेटर्स में, और मैच का केस, चेक का केस बेशक आप लगा सकते हैं, मैच केस का चेक। ठीक है, और नीचे वाला है, अब नीचे वाला चेक क्या करेगा, मैच इंटायर सेल कंटेंट। फाइंड व्हाट में हमने जो लिखा है ना वो उसको पूरे सेल पे मैच करेगा। अगर पूरे सेल में सिर्फ आतिफ का नाम हुआ तो सर्च करेगा, अगर आतिफ के साथ असलम भी लिखा हुआ तो सर्च नहीं होगा। क्लियर है जी, फाइंड ऑल करते हैं जी। नीचे देखिएगा रिजल्ट्स में कितने सेल आए हैं, 4। अब देखें एक ऐसा सेल भी है ना B2 जिसमें आतिफ असलम लिखा हुआ है, इसने उसको सर्च नहीं दिया। रीज़न ये नीचे वाला चेक, मैच इंटायर सेल कंटेंट। तो इंडस्ट्री में, रियल एनवायरनमेंट में काम करते हुए आपके पास डिफरेंट टाइप का डाटा हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा हो सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो उसमें से जब इस तरह का काम करना हो तो फाइंड एंड रिप्लेस की ये ऑप्शन जो है ये बड़ी यूज़फुल होती है। ठीक है, एक प्रोफेशनल का काम बहुत आसान हो जाता है इससे। क्लियर है जी, समझ आ रही है जी? नहीं, 1 बाय 1 होगा ना। हाँ, अगर आप वो फिर बाकी सारे चेक हटा दें, सिंपली आतिफ लिख दें तो फिर वो कैपिटल में भी आएगा, स्मॉल में भी आएगा, सिर्फ आतिफ लिखा हुआ है वो भी आएगा, आतिफ के साथ असलम लिखा हुआ है वो भी सर्च होगा। क्लियर है जी? तो प्रैक्टिस करते टाइम आपने इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, एक क्लियर फॉर्मेटिंग करके डायलॉग बॉक्स ऑफ करके दोबारा से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, कहीं पे अगर कन्फ्यूजन हो रही हो या फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन प्रॉपर रिजल्ट्स ना दे रहा हो तो। क्लियर हो गया जी? तो अब देखें, हमने चूँकि मैच केस का चेक भी लगाया हुआ है और मैच इंटायर सेल कंटेंट का। अब देखें मैच इंटायर सेल का ये चेक हम हटा देते हैं और फाइंड ऑल दोबारा करते हैं। अब देखें, अपर एंड लोअर केसेस को वो मैच कर रहा है, लेकिन मैच इंटायर सेल कंटेंट की कंडीशन हमने ख़त्म कर दी है। ऐसा ही है। तो अब रिजल्ट्स कितने हो गए जी, 5। और आप देखें B2 वाला सेल जिसमें आतिफ असलम लिखा हुआ था वो भी सर्च होके आ गया। ठीक है, तो ये मतलब सारी ऑप्शंस हैं, आप फॉर्मेटिंग के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मेटिंग भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और रिप्लेस में अगर आप आएँ तो सिंपली इसका मतलब है कि वैल्यू को सर्च करके, आतिफ का नाम ढूंढ के सर्च करके उसको किसी दूसरे नाम से रिप्लेस भी करना है। फाइंड एंड रिप्लेस में ये फ़र्क है, बाकी सारी ऑप्शंस देख लें वही है। फाइंड एंड रिप्लेस में काम करने का तरीका भी वही है। ठीक है, सिर्फ फ़र्क ये है कि एक होता है कि सिंपली वैल्यूज़ को फाइंड करना है, रिव्यू करना है, वेरीफाई करना है। तो आपने आतिफ का नाम ढूंढा, ठीक है, और अपने तरीके से सिर्फ आतिफ असलम को अगर आपने फाइंड करना होता तो आप ऊपर आतिफ असलम लिखते, और अपर एंड लोअर कंडीशन लगानी होती तो वो भी लगा सकते थे। मैच इंटायर सेल कंटेंट की कंडीशन लगानी होती तो वो भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो रिप्लेस में क्या होगा जी कि आतिफ का नाम ढूंढो और उसको रिप्लेस कर दो अब्दुल्ला के नाम से। ठीक हो गया जी? तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस के फंक्शन पे आ गए और हमने कहा कि जी आतिफ का नाम कैपिटल लेटर्स में ये ढूंढो और अब्दुल्ला के साथ इसको रिप्लेस कर दो। अब केसेस को मैच करना है या नहीं करना ये आपके डाटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका डाटा किस तरह का है, उसमें आतिफ का नाम आपने किस किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको डाटा को पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा या आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने डाटा कैसे कंपोज किया था। ठीक है जी, तो ऊपर देखें कोई फॉर्मेटिंग सेट नहीं है और हमने इसको अब देखें रिप्लेस 1 बाय 1 करना है
तो आप रिप्लेस के बटन पे क्लिक करेंगे और रिप्लेस ऑल करने से क्या होगा, जहाँ जहाँ आतिफ का नाम लिखा हुआ है वो अब्दुल्ला के नाम से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन नीचे रिजल्ट्स को देखिएगा, एक सेल में आतिफ असलम लिखा हुआ है। तो रियल डाटा के अंदर हमने ये काम नहीं करना होता, हमने सिर्फ आतिफ के नाम को अब्दुल्ला के साथ रिप्लेस करना है। आतिफ असलम एक सेकंड पर्सन है कंपनी के अंदर, या कंपनी का क्लाइंट हो सकता है, वेंडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है जी, स्टेक होल्डर। तो अब अगर हमने आतिफ असलम को इस रिप्लेसमेंट से बचाना है तो हम क्या करेंगे, मैच इंटायर सेल कंटेंट का चेक लगा देंगे। अब वो क्या करेगा, ऊपर फाइंड व्हाट में हमने जो आतिफ लिखा है ना, ये उसको पूरे सेल में मैच करेगा कि पूरे सेल में अगर सिर्फ आतिफ लिखा हुआ है तो अब्दुल्ला के नाम के साथ रिप्लेस कर दो। अगर कहीं पे आतिफ के नाम के साथ कोई और नाम है तो फिर रिप्लेस नहीं करना, ठीक है। अब हमने चेक लगा दिया और हमने रिप्लेस। अच्छा, अब ये बताएं कि रिप्लेस ऑल और रिप्लेस के बटन में क्या फ़र्क है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है रियल डाटा के अंदर या रियल एनवायरनमेंट के अंदर। कि मिसाल के तौर पर आपके टोटल डाटा के अंदर आतिफ का नाम 100 रोज़ में लिखा हुआ है, लेकिन आपने रिप्लेसमेंट करनी है सिर्फ 10-15 रोज़ तक, उससे ऑनवर्ड नहीं करनी। तो फिर आप 1 बाय 1 रिप्लेस कर लें, एक ऑप्शन, या डाटा को पहले से सिलेक्ट कर लें, ठीक है, दूसरी ऑप्शन, ठीक है। अगर आपने पूरी शीट में, मतलब पूरी वर्कबुक या पूरी शीट में हर जगह से ये रिप्लेसमेंट करनी है तो फिर आप रिप्लेस ऑल के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये एक ही दफ़ा में रिप्लेसमेंट्स कर देगा, ठीक है। तो रिप्लेस ऑल के बटन पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखें ऊपर जो रिज़ल्ट आया है एक नोटिफिकेशन बॉक्स के अंदर, वो है जी ऑल डन, कि जो काम आप करना चाह रहे थे रिप्लेसमेंट वाला वो हो गया है, एंड वी मेड 4 रिप्लेसमेंट्स। और एक्सेल के इस फंक्शन ने इसमें क्या किया है, 4 रिप्लेसमेंट्स कर दी हैं, ठीक है। मतलब 4 ऐसे सेल थे जहाँ पे हमारी कंडीशंस जो हैं वो मैच हो गई, कि सिर्फ आतिफ का नाम लिखा हुआ था और कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था, ठीक है, और पूरे सेल में सिर्फ आतिफ का नाम था, ठीक है। आतिफ के साथ जो असलम वाला नाम था उसमें देखें आतिफ का नाम रिप्लेस नहीं हुआ। ओके किया जी हमने, और वापस आके देखते हैं कि डाटा के अंदर भी यही काम हुआ है, ठीक है। जहाँ जहाँ आतिफ का नाम था A2 सेल में, C2 में, D2 में और E2 में, वहाँ रिप्लेसमेंट हो गई है, लेकिन B2 सेल के अंदर रिप्लेसमेंट नहीं हुई। क्लियर हो गया जी। तो अब ये फाइंड एंड रिप्लेस का ये फंक्शन था जो हमने आज डिस्कस किया। और अब अगर हम बुक से देखें इसको, तो ये उसी डायलॉग बॉक्स के बारे में देखें, बुक में बता रहा है, और वही एज इट इज़ वो डायलॉग बॉक्स हमें बुक में नज़र आ रहा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखें ये उन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा है कि जो फाइंड व्हाट की फील्ड है, बॉक्स है, उसमें हम क्या लिखते हैं, फाइंड ऑल का बटन क्या करता है, फाइंड नेक्स्ट का बटन क्या करता है, रिप्लेस विद फील्ड, रिप्लेस ऑल बटन क्या करता है। एक सिंपल रिप्लेस है, एक है रिप्लेस ऑल का बटन। तो ये सारी ऑप्शंस क्या करती हैं, ये वही ऑप्शंस हैं जो ऊपर वाले इस डायलॉग बॉक्स में, फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स में नज़र आ रही हैं, ठीक है। शॉर्टकट की मैंने आपको बताया, कंट्रोल F से फाइंड, कंट्रोल H से रिप्लेस। तो नेक्स्ट देखें, ये उन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा है, काम करने के स्टाइल को, कि जिस सेल के कंटेंट को एडिट कैसे करना है, ठीक है, फिर आपने उसको फाइंड कैसे करना है, 1 बाय 1 उन अकरेंसेस के ऊपर आपने जंप या मूव कैसे करना है, वैल्यू को फाइंड करके फिर उसको दूसरी वैल्यू के साथ रिप्लेस कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बुक के अंदर गाइड किया गया, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करते वक्त बुक को साथ रखें और आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक हो गई, फाइंड एंड रिप्लेस। तो ये मतलब सिंपली छोटा सा एक फंक्शन था, लेकिन बहुत यूज़फुल फंक्शन है, ठीक है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन मैंने सिंपली आपको सादा तरीके से सिंप्लीफाई करके इसको रियल डाटा के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाया है, ठीक है, सॉरी। तो मतलब कंपनी का रियल डाटा नहीं है, हमने जो खुद से लिखा था, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। तो आपने इसी तरीके से 2-4 लोगों के नाम लिख लेने हैं, फिर उनके ऊपर ये फाइंड एंड रिप्लेस के फंक्शन को आपने प्रैक्टिस कर लेना है, फॉर्मेटिंग के थ्रू भी, और आतिफ और आतिफ असलम की जो मैंने एग्जांपल दी है आपको, उसके थ्रू भी आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है।
तो आज का ये टॉपिक इतना ही था जी। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और बड़ा यूज़फुल फंक्शन है टेबल्स के नाम से, एक्सेल टेबल्स, ठीक है। ये मतलब इसी तरह फाइंड एंड रिप्लेस के फंक्शन की तरह एक्सेल के अंदर जो टेबल्स बनते हैं और टेबल्स के जो ऑटोमेटिक फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, टूल्स हैं, वो बहुत यूज़फुल हैं। तो कल इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। आप ये जो हमने आज फाइंड एंड रिप्लेस पढ़ा है, आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। इससे पहले हमने इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग पढ़ा, ठीक है। उससे पहले हमने डाटा लिखने के कुछ, टाइप करने के कुछ मेथड्स पढ़े थे कि फिल की ऑप्शन क्या होती है, फ्लैश फिल की ऑप्शन क्या होती है, ठीक है। ये कल मेरे सिस्टम में वो फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस के अंदर, एडवांस के अंदर ये एक चेक होता है, ये आपने इसको मेक श्योर कर लेना है फ्लैश फिल के लिए ख़ास तौर पे, ठीक है। ऑटो कंप्लीट की ऑप्शन है उसके लिए भी, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर जाके एडवांस की जो लेफ़्ट पे टैब आ रही है, जहाँ से हमने रिबन को कस्टमाइज़ करना और कोई एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करना सीखा था, ठीक है। तो ये चेक आपके लगे होने चाहिए, तो फिर आप इसको ऑटो करेक्ट की ऑप्शन को और इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चेक लगा हुआ है तो हम इसको जाके डाटा के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो कंप्लीट का फंक्शन क्या करता है जी? फॉर एग्जांपल हमने पहले एक दफ़ा लिखा आतिफ़, फिर एंटर किया, फिर लिखा आतिफ़। अब देखें आतिफ़ लिखते वक्त सिर्फ मैंने ए टाइप किया है, तो ऑटो कंप्लीट की ऑप्शन क्या कर रही है? सजेस्ट कर रही है, ठीक है। उसने पिछले डाटा के ट्रेंड की बेस पे जो हमने टाइप किया था उसको जज कर लिया था, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने ए लिखा, फिर आतिफ़ का नाम आ गया, फिर एंटर किया, फिर ए लिखा, फिर एंटर कर दिया। तो मतलब सेम तरह की वैल्यूज़ आप डाटा में टाइप करते हुए बार बार जब एंटर करने की कोशिश करते हैं तो ऑटो कंप्लीट का फीचर ऑटोमेटिकली वर्क करता है और आपको सजेस्ट कर देता है, ठीक है। इसी तरीके फ्लैश फिल का फंक्शन मैंने बताया था, बड़ा यूज़फुल है। कल वो हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा था, तो इसके लिए इनफ एक तो डाटा होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। कल हमने इनफ डाटा नहीं लिखा था, ए बी और इसी तरीके से सी लिखा, फिर डी लिखा और इधर हमने ई लिखा और एफ़ लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है जी? इन सारे सेल्स को आप सिलेक्ट कर लें, फिल हैंडल से पकड़ के नीचे की तरफ कॉपी कर लें ताकि डाटा इनफ हो जाए सजेशंस के लिए, ठीक है। तो अब देखें सी कॉलम में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए, मतलब फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को हम मिला के लिख रहे हैं, समझ लें आप। ए लिखा हमने और फिर बी लिख दिया, एंटर करते हैं, नीचे है सी और डी। तो अब देखिए मैंने सिर्फ सी टाइप किया है, तो साथ क्या आ गया? वो नीचे तक उसने सारी सजेशंस दे दी हैं, ठीक है। अब वो ए कॉलम वाली वैल्यूज़ को बी कॉलम की वैल्यूज़ के साथ मिला के लिख देगा और नीचे सारा डाटा, चाहे थाउजेंड्स में एंट्रीज हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने एंटर कर दिया, जो सजेशन दी थी एक्सेल ने मुझे उसको मैंने एंटर कर दिया, तो वो उसने टाइप कर दी। ये फ्लैश फिल का ज़बरदस्त फीचर है जो ये काम करता है। अब देखें डी कॉलम में अगर मैं इसके ऑपोजिट करता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ फॉर्म्स में, ऑनलाइन फॉर्म्स में या कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, लास्ट नेम पहले आता है, फर्स्ट नेम बाद में आता है, ठीक है। तो अगर हमने वो तरीका करना है तो मतलब क्या, हम बी पहले लिखना चाहते हैं, ए बाद में। पहले हमने कनकैटिनेट किया है, ज्वाइंट किया है, किसको? ए को बी के साथ, सी को डी के साथ, मतलब फर्स्ट नेम को लास्ट नेम के साथ। अब अगर लास्ट नेम पहले लिखना चाहते हैं और फर्स्ट नेम बाद में, तो हम बी पहले लिखेंगे और ए बाद में। तो हमने बी पहले लिखा, ए बाद में लिखा, फिर एंटर किया। अब डी पहले लिखेंगे और सी बाद में, मतलब लास्ट नेम पहले टाइप किया है और फर्स्ट नेम बाद में। और इसमें भी उसने हमें सजेशन दे दिए और सारे देखें एंटर किया तो सारे नाम उसने हमें उस तरीके से दे दिए जिस तरह से हम टाइप करना चाहते थे। तो ये फ्लैश फिल का फंक्शन है, ये भी बड़ा यूज़फुल फंक्शन है। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अच्छा जी, तो डाटा लिखने के बारे में और भी टॉपिक्स आएंगे इंशाल्लाह, हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। जैसे डेट कैसे लिखनी है, टाइम कैसे लिखना है, उसके अंदर एक्सेल में लिखने के मतलब क्या क्या तरीके होते हैं, एक्सेल का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है। जैसे सिंपली हम देखते हैं कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो वो सेल के अंदर राइट साइड पे अलाइन हो जाती है, ठीक है। देखिए हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी तो एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट साइड पे अलाइन कर देता है। तो ये इसलिए होता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ख़ास तौर पे विजुअली डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जब कोई भी वैल्यू राइट अलाइन होगी तो समझ लें कि वो एक्सेल ने उसको न्यूमेरिक वैल्यू कंसिडर कर लिया है। अब अगर हम अल्फ़ाबेट ए लिखते हैं और एंटर करते हैं तो ये देखें सेल में कहाँ अलाइन हुआ है,
टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे अलाइन है और न्यूमेरिकल वैल्यू राइट साइड पे अलाइन है, ठीक है। तो ये एक्सेल के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स हैं। इंशाल्लाह डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए हम साथ साथ ये कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे ताकि इन चीज़ों का भी आपको आइडिया हो जाए, ठीक है जी। तो अभी आप लोग पिछले सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिकली रिवाइज़ कर लें, प्रैक्टिस कर लें, सीख लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी, मैं क्लास में ही हूँ। तो आज का ये टॉपिक इतना ही है कि ऑनलाइन वाले भी इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे आपने ग्रुप के अंदर मैसेज करके मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछने में ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स सम टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स हेजिटेट होते हैं, शर्माते हैं, तो आप इनबॉक्स कर दीजिएगा, मुझे प्राइवेट मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।